नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्राचीन भारत का इतिहास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको लगभग सभी विषयों का संपूर्ण रिवीजन कराया जाएगा क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फटाफट आंसर करते जाएंगे, ज़्यादा व्याख्या नहीं किया जाएगा। तो इसे आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महदहा से। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ हड़प्पा संस्कृत की बस्ती दिया गया है और दूसरे तरफ नदी जिस पर वह अवस्थित है। तो चलिए देख लेते हैं, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह रावी नदी के तट पर स्थित है। ए का हो जाएगा आपका तीसरा। उसके बाद कालीबंगा यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है, तो हो जाएगा बी का दूसरा। और लोथल यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है, सी का पहला हो जाएगा। और रोपड़ सतलज नदी के तट पर स्थित है, डी का चौथा। यानी कि 3, 2, 1, 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं 3, 2, 1, 4 विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? पहला दिया गया है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और चौथा है अपने उद्योगों के लिए। तो नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, उपयुक्त सभी। यानी कि आपका नगर नियोजन के लिए भी जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जाना जाता है, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी और अपने उद्योगों के लिए भी। अगला प्रश्न आपका, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा। धौलावीरा या गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पी नगर था, जो कि यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल से। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी और हड़प्पाई संदर्भ में हाथी के दांत का पैमाना वह लोथल से मिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। इनमें 4 वेद हैं, आपका ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है और यही सर्वाधिक प्राचीन वेद है आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देख लेते हैं। ऋग्वेद का संबंध आपका हो जाएगा स्रोत एवं प्रार्थनाएं से, यानी कि ए का चौथा हो जाएगा। और यजुर्वेद का संबंध होगा आपका स्रोत एवं कर्मकांड से, यानी कि बी का दूसरा हो जाएगा। सामवेद का संबंध हो जाएगा आपका संगीतमय स्रोत से, तो सी का पहला। और अथर्ववेद का संबंध हो जाएगा आपका तंत्र मंत्र एवं वशीकरण से, तो डी का तीसरा। यानी कि 4, 2, 1, 3 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा। 4, 2, 1, 3 आप देख सकते हैं विकल्प ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्रोतों का संकलन है। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कठोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में। श्रीमद् भागवत गीता वह मौलिक रूप से संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वासुकी। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद से। ऋग्वेद की मूल लिपि वह ब्राह्मी थी और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। पूछा जाता है कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 इसमें मंत्र हैं। ऐत्रेय
तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। पतंजलि के अनुसार जो है ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं और ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाय के लिए। वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी कि न मारे जाने योग्य कहा जाता था और गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपाध्याय कहला जाता। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद से। अगला प्रश्न देखते हैं अब, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय संहिता। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में जो है 88,000 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत का दूसरा संस्करण भारत था जिसमें श्लोकों की संख्या 24,000 थी। वर्तमान महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त हैं और यह इसका अंतिम संस्करण है जिसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन के शासनकाल में। महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे और वहाँ उन्होंने 9वां जो है विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को जो है दान किया था। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति व प्रथम बौद्ध परिषद बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई और इस समय मगध का शासक जो था वह अजातशत्रु था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि परिषद हुई थी किसके शासनकाल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो चारों जो है आपको याद रखना है। पहला जो हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में पहला बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी राजगृह में और दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय में और चौथा जो है वो कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय। तो चारों जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अभी बताएं जो है द्वितीय बौद्ध संगीत या समिति का आयोजन वैशाली में किया गया था और कालाशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है और इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का प्रदर्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्र। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माध्यमिक संप्रदाय के। माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक जो थे वह नागार्जुन है और जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है और जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है और इस मत में बुद्ध द्वारा प्रतिपादित मध्यम मार्ग के सिद्धांत को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। चैत्य जो है वह पूजा स्थल होता है जबकि विहार वह निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजगृह में। अगला प्रश्न आपका, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ले में।
हीनयान अवस्था का विशालतम में सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कार्यालय में स्थित है। यह पुणे महाराष्ट्र के मावल तालुका में स्थित है आपका। अगला क्वेश्चन है वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है नैनार कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा। शैव धर्मानुयायी को नैनार कहा जाता था और विष्णु भक्त को जो है अलवार कहा जाता था। तो प्रश्न पूछा जाता है शैव भक्त को क्या कहा जाता था, तो नैनार कहा जाता है, और विष्णु के भक्तों को क्या कहा जाता है, तो उनको अलवार जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। अगला प्रश्न है बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला का। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा, जिसको बेसनगर कहा जाता है, का गरुड़ स्तंभ है, और इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। अगला प्रश्न है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वराह का। भगवान विष्णु ने दैत्य राज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह रूप धारण किया था तथा उसे चंगुल से धरती को छुड़ाया था। अगला प्रश्न आपका पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अगला क्वेश्चन है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिंबिसार की। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था और बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रदोत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। और बिंबिसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है जो कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगला प्रश्न है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंग जनपद की। अगला क्वेश्चन है भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। पहला है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, दूसरा है उसकी फौज बेहतर थी, तीसरा है उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, और चौथा वह एक अच्छा प्रशासक था। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ जो से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। 1, 2 और 3 कथन जो है सही है, चौथा जो है वह आपका सही नहीं है, यानी कि वह एक अच्छा प्रशासक था, यह आपका गलत है। बाकी सभी सही है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। अगला प्रश्न है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुरु या पोरस। पुरु या पोरस का राज्य जो है झेलम और चिनाब नदी के बीच बसा हुआ था। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके भी प्रदान किए थे। अगला क्वेश्चन है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है, तो ऑप्शन देख सकते हैं आप। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख में आनर्त और सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई हेतु बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न अब है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कालसी में। कालसी यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है।
यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। अगला प्रश्न है आपका कि टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज की इंडिका में। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है, जो कि पहला दार्शनिक, दूसरा कृषक, तीसरा पशुपालक, चौथा कारीगर, पांचवां योद्धा, छठवां निरीक्षक एवं सातवां मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। तो यहाँ जो है आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका का मूल लेखक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुस्मृति में। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा यानी कि जिस स्त्री का पति मर गया हो को जो है पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए जो है देखते हैं। एक तरफ जो है आपका नाम दिया गया, दूसरे तरफ उपनाम। तो पहला दिया गया है आपका चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का उपनाम जो था वह आपका था सैंडोकोटस, यानी कि ए का दूसरा हो जाएगा। और बिंदुसार का जो है उपनाम था अमित्रघात, तो बी का तीसरा हो जाएगा। अशोक का उपनाम जो था वह था पियदस्सी, तो सी का पहला हो जाएगा। और चाणक्य का जो दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, तो डी का चौथा, यानी कि 2, 3, 1, 4 जिस ऑप्शन में होगा वह सही हो जाएगा आपका। देख सकते हैं आप 2, 3, 1, 4 आप देख सकते हैं सी विकल्प जो है वह सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा 305 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। अगला प्रश्न है आपका कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में। जैन ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य जो कि 57 ईसा पूर्व के उत्तराधिकारी को 135 विक्रम संवत में शकों ने पराजित कर इसके उपलक्ष्य में शक संवत चलाया। इस प्रकार जो है इसकी प्रारंभिक तिथि जो है आपका 135 में से 57 माइनस कर देंगे जब, तो आपका हो जाएगा 78 ईस्वी। और अधिकांश इतिहासकारों ने जो है कुषाण शासक कनिष्क को इसका प्रवर्तक माना है। तो शक संवत के प्रवर्तक यदि पूछा जाएगा तो हो जाएगा आपका कनिष्क। अगला प्रश्न है, विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर वर्षों में है? तो अभी हम बताए हैं जो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 135 वर्षों का अंतर होता है। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश का। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं और कुषाण वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक विस्तृत था। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन राजवंश। और इस वंश का संस्थापक जो था सातवाहन का वह था सिमुक। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को वलसरी के नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया है, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। अगला प्रश्न है, आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण में।
अगला प्रश्न है, शक विजेता किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य भी इन्हें कहा था ने 5वीं सदी के प्रथम दशक में परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया था और शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि साकारी भी है। क्या है? तो साकारी, साकारी भी है। उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। अगला प्रश्न है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे के यंत्रों यानी उपकरणों हेतु। अगला क्वेश्चन है आपका, योग के आविष्कारक थे? तो आप सभी को पता होगा पतंजलि, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैमिनी। तो कुछ जो है आपका पूछा जाता है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे, और सांख्य दर्शन के कपिल थे, और वैशेषिक के कणाद थे, और मीमांसा के जैमिनी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहां पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कन्नौज तथा प्रयागराज में। अगला प्रश्न आपका, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीतरी स्तंभ लेख से। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। इसमें पुष्य मित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। और उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में, जो कि 455 ईस्वी में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका राजवंश दिया गया है, दूसरी तरफ जो है सिक्कों की धातुएं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन स्वर्ण जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। बाकी कुषाण जो है स्वर्ण एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे, गुप्त स्वर्ण एवं रजत के, और कलचुरी वंश के शासक ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलाए थे। कुषाणों ने जो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद एवं शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। तो यदि सबसे पहले पूछा जाएगा किसने स्वर्ण सिक्का चलवाया था, तो वह हिंद एवं शासकों ने। स्वर्ण के अतिरिक्त जो है कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के चलवाए, गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत के तथा कलचुरी शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। और सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे। उन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे व टिन के सिक्के जो है जारी किए थे। अगला प्रश्न आपका, यलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों ने। यलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा अत्यधिक धन व्यय करके कराया गया था। तो पूछा जाएगा किस शासक द्वारा कराया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म को। अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एक तरफ जो है आपका स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ स्मारक। तो चलिए जो है देखते हैं। ये आपका दिया गया है एलिफेंटा, तो एलिफेंटा का संबंध हो जाएगा आपका गुफा से। बी है सरवण बेलगोला, तो सरवण बेलगोला का संबंध हो जाएगा आपका मूर्ति से, यानी कि ए का तीसरा हो जाएगा, बी का चौथा हो जाएगा। और सी है खजुराहो, खजुराहो का संबंध हो जाएगा आपका मंदिर से, खजुराहो के मंदिर।
तो सी का दूसरा हो जाएगा और सांची का संबंध हो जाएगा स्तूप से। तो डी का हो जाएगा आपका पहला 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 आप देख सकते हैं विकल्प बी आपका सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ भी आपका दिया गया एक तरफ ऐतिहासिक स्थल, दूसरी तरफ राज्य, तो मिलान करना है और कूट के माध्यम से बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है भीमबेटका, तो यह किस राज्य में है? तो भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, ए का दूसरा हो जाएगा। और शोर टेम्पल तो यह तमिलनाडु में है, बी का तीसरा हो जाएगा। और हम्पी कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है, सी का चौथा हो जाएगा। और मानस कहाँ है? तो यह असम में है, तो डी का पहला, यानी कि 2 3 4 1 जिस विकल्प में होगा वैसे हो जाएगा। तो 2 3 4 1 आप देख सकते हैं विकल्प बी ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर का तेली मंदिर। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है और भीतरगांव मंदिर का शिखर भी द्रविड़ शैली में बना है। तो अगला क्वेश्चन आपका कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इस शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, एक तो मंडप तथा एकास्मक मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। और इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल शासकों ने। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो कि उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। अगला प्रश्न है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिका मेडू से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा, पल्लव। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है और इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी उस साहित्य से कृष्ण नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कुराल को। तमिल ग्रंथ कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। कुराल के रचयिता जो हैं वह तिरुवल्लुवर हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि कुराल के रचयिता कौन है, तो तिरुवल्लुवर। अगला प्रश्न है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, टोटवारियम। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था और उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोटवारियम कहा जाता है। और जबकि समवत्सर वारियम यह वार्षिक समिति और एरी वारियम यह तालाब समिति तथा पोन वारियम यह शोध समिति कहा जाता था। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबन। कंबन ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में तमिल रामायणम या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। प्रांतक फर्स्ट के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में
तंजौर की उपाधि धारण की थी? अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर यह मदुरई में स्थित है और मदुरई जो है पांड्यों की राजधानी थी और संगम काल में प्रथम एवं तृतीय संगम यहीं आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः आचार्य अगस्त एवं नकीरर ने की थी। तो यहाँ नहीं, यहाँ कहाँ होगा? अगला प्रश्न आपका गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव यह बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे और लक्ष्मण सेन के एक शिलालेख पर, जो कि 1116 ईस्वी की तिथि अंकित है, अतः जयदेव ने इसी समय के आसपास गीत गोविंद की रचना की होगी। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें जो है 12 सर्ग हैं। यदि पूछा जाएगा गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपका आर्यभट्ट थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। अगला क्वेश्चन आपका मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन है। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भोज ने। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक सम्रांगण सूत्राधार है और सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्र वृत्ति, राजा मार्तंड, विद्या विनोद, युक्त कल्पतरु तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रारंभ। अगला प्रश्न आपका कि हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? पहला है आपका प्रियदर्शिका, दूसरा नागानंद, तीसरा हर्षचरित और चौथा है रत्नावली। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके अपना उत्तर दीजिए। तो आपसे पूछा गया कि हर्ष द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन कौन से हैं? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये हर्ष द्वारा लिखा गया पुस्तक है। जबकि हर्षचरित जो है, यहाँ नाम से मत जाइएगा आप लोग, हर्षचरित यह बाणभट्ट की रचना है। तो यहाँ जो है 1, 2 और 4 यानी कि विकल्प बी से हो जाएगा। प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली ये हर्ष द्वारा लिखे गए पुस्तक हैं। अगला प्रश्न आपका भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी अधिष्ठात्री जो हैं और यहाँ पर भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने 1035 ईस्वी में संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। और जो है एक पुस्तक आप लोग याद रखिएगा कि मुद्रा राक्षस पूछा जाता है प्रश्न कि मुद्रा राक्षस के लेखक या रचयिता कौन है? तो वह है आपका विशाख दत्त। इसे आप लोग याद रखिएगा। और कालिदास की रचना जो है वो भी आप इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रश्न में। वह आपका मालविकाग्निमित्रम है, ऋतु संहार है, मेघदूत है, रघुवंश है, कुमार संभव है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी जो है कालिदास की रचनाएं हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और कालिदास जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि भी रहे हैं। तो ये आपका महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा कालिदास किसके दरबारी कवि रहे हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और अश्वघोष पूछा जाएगा किसके राजकवि थे? तो अश्वघोष जो है वह कनिष्क के राजकवि थे, जो कि कनिष्क यह कुषाण वंश का एक प्रसिद्ध शासक था। तो दोस्तों जो है ये था आपका प्राचीन भारत के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया
होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।